हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 10th क्लास के जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों को 2022 में होने वाले विज्ञान के पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि 18 फरवरी के दिन आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है और 18 फरवरी के दिन विज्ञान में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि 18 फरवरी के दिन विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको गर्दा मचाना है, ठीक है। और विज्ञान में आपको 95+ नंबर लाना है, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके लाइक वाला बटन को आप तोड़ डालो लाइक वाले बटन को, ठीक है। वीडियो को लेकिन लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोग बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, वायु, बर्फ, कांच, हीरा, और इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो सबसे अधिक होता है इन चारों ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो आंसर आपका यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, याद रखना मात्रक विहीन होता है, क्योंकि उसका मात्रक नहीं होता है इसलिए मात्रक विहीन, आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। यानी कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो याद रखना हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, वे सभी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। याद करना, एक एक क्वेश्चन को याद करना दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन है वो कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और यही क्वेश्चन फिर से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पूछा हुआ ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके पूछा जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में जान लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न कहा था कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो 4 का आंसर होगा आपका ए नंबर, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार जो होता है यानी कि उसका जो साइज होता है वो हमेशा बराबर होता है, मतलब किस दर्पण में होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना वो किस दर्पण में होता है, तो समतल दर्पण में होता है, ठीक है, समतल दर्पण में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो याद रखना दोस्तों, लेंस में एक्चुअली में दोस्तों दो मुख्य मतलब कि 2 फोकस होती है। लेंस में 2 फोकस होती है, लेकिन मुख्य फोकस की संख्या हमेशा 1 ही होती है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर बी नंबर होगा, छठा का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। हम लोग साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 7 का आंसर बी नंबर देगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हैं या फिर 4 पहिए चला रहे हैं या फिर टेम्पू चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं, तो आप उस समय मतलब कि जो आपका आईना होता है, गाड़ी का आगे का जो आईना होता है साइड लेने के लिए, साइड मिरर के रूप में जो साइड हम लोग लेते हैं या फिर पीछे देखते हैं साइड लेने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण लगा हो रहता है, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण में जो उसका दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और उसका जो मतलब कि उसमें जो वस्तु दिखाई देती है वो छोटा दिखाई देती है, लेकिन उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है वो बड़ा होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे तो बता देना, उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ इसी बात पर एक वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करके आपको लाइक वाले बटन को तोड़ देना है, ठीक है। मेरा ऑर्डर है, आप लोग लाइक वाले बटन को तोड़ दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 8 नंबर कि किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। यानी कि मतलब कि किस दर्पण से अगर वस्तु को हम कहीं भी रखें तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा और समान आकार का भी बनेगा, लेकिन वह सीधा प्रतिबिंब बनेगा किस दर्पण में, ठीक है। तो 8 का आंसर आपका सी नंबर रहेगा, समतल दर्पण में। आपको अभी बताया था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, तो आप उससे अंदाजा लगाकर इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो बी नंबर होगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आंसर याद रहेगा, बी नंबर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए या फिर हजामत बनाने के लिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, आंसर याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना पीतल, ठीक है, याद रखना पीतल को हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी भी होता है जिसको हम लेंस बनाने के लिए मतलब कि प्रयुक्त नहीं करते हैं। पीतल हो गया, मिट्टी हो गया, इन दोनों को हम लोग लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं करते, इसलिए इसका आंसर पीतल होगा। अगर ऑप्शन में मिट्टी रहता तो मिट्टी पर भी हम टिक लगा देते, ठीक है। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न कहता है किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू का मान sin i बटे sin r होता है, आंसर याद रखना बी नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग, ठीक है। तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, परितारी का। सी नंबर आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, याद रखना 13 का सी नंबर आंसर होगा। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परिवर्तन होता है तब ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है। एक पूर्ण मतलब कि एक बूंद मतलब कि पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परिवर्तन होता है, ठीक है, तब उसे हम लोग कौन सा इंद्रधनुष कहते हैं? प्राथमिक या फिर द्वितीयक? तो आंसर आपका क्या होगा? प्राथमिक, उसे हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक है तो ओम मीटर हो जाएगा, आंसर डी नंबर सही होगा, ठीक है। 15 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है या फिर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो बढ़ता है, उस समय क्या होता है? समांतर क्रम में बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है 12 वोल्ट के दो विभव के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 12 में और 2 में आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 जूल मिलेगा और आपका फाइनली आंसर यही भी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न 1 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो श्रेणी क्रम में कहा जा रहा है तो एक्चुअली में R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो R1 का मान 1 है, R2 का मान 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 ओम मिलेगा, यानी कि R का मान 3 ओम मिल गया और V का मान 6 वोल्ट दिया है। और आप आराम से I बराबर निकाल सकते हैं। आप आराम से I बराबर क्या होता है? V बटे R होता है। R बराबर V बटे I, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। तो V का मान 6 और R का मान 2 है, तो 3 से 2 बार में कटेगा, तो यानी कि 2 एम्पियर आपका आंसर मिलेगा। धारा का मान क्या मिलेगा? 2 एम्पियर। 18 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार किन दो अधातुओं का मिश्र धातु है? फ्यूज तार किन दो अधातुओं का मिश्र धातु है? तो 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। सीसा और टीन का मिश्र धातु है, याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम 20 नंबर देखेंगे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग ईमानदारी से अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सभी लोग अगर इस चैनल पर अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद भी आपको और सारे वीडियोज़ देखना है, अगर और सारे वीडियो देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। और साथ में इस चैनल की मदद से आप लोग बहुत अच्छा नंबर भी ला सकते हो। कई छात्र 400 प्लस नंबर ला चुके हैं। इसके पहले साल 2021 के बोर्ड एग्जाम में 9 छात्र हमारे चैनल की मदद से 400 प्लस नंबर लाए थे, ठीक है। अगर आपको भी मतलब कि 400 प्लस नंबर लाना है, ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जो भी हम आपको बताएंगे उसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको पक्का 400 प्लस नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। आंसर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, आंसर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोमास यानी कि बायोगैस, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। 22 का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसा स्रोत है? प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसा स्रोत है? अनवीकरणीय या फिर नवीकरणीय? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर अनवीकरणीय।
निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों याद रखना, जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सभी को हम लोग आसानी से सिंपल तरीके से चाकू से काट सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होते हैं। इसलिए हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे। यहाँ पर सोडियम भी होगा, लिथियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, लेकिन लिथियम पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, सोडियम ऑप्शन में, तो सोडियम पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीय कारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीय कारक है? तो 25 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, O2 एक ऑक्सीय कारक है। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, 26 नंबर प्रश्न कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो 26 का आपका जो सही उत्तर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर दोस्तों कि रेडक्स अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? तो रेडक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, दोनों होता है। आंसर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये जो लाइनें से जो पांचों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पांचों क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है। ठीक है, तो 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है, तो 22 के प्रथम पाली में पूछा जा सकता है, सेकंड पाली में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? ठीक है, अनुपात परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, 1:3 हो जाएगा। आंसर आपका सही होगा डी नंबर। धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, तो धोने का सोडा का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आंसर सी नंबर होगा, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र यानी कि आणविक सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। आंसर आपका क्या हो जाएगा? CaCO2। आंसर आपका होगा बी नंबर, आंसर सही होगा। ठीक है, याद रखना 30 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बी नंबर में भी सेम दिया है और सी नंबर में भी सेम दिया है। ठीक है, बी नंबर में CaOCl2 दिया है और सी नंबर में भी CaOCl2 दिया है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपका सही है, सी भी सही है और बी भी सही है, दोनों में सेम दिया है, तो आपका दोनों आंसर सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? और 31 का सही जवाब होगा आपका डी नंबर, CH3COOH। ठीक है, ये मतलब कि दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका नाम आपको पता ही होगा, मैथ्रोनिक अम्ल आपको पता ही होगा कि इसका नाम क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 32 नंबर देखेंगे, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ठीक है, सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना आपका 33 का आंसर सही होगा, डी नंबर, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ठीक है, और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए आपका जो 34 का सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सी नंबर जगह, टीन की अपेक्षा मतलब कि जिंक अधिक क्रियाशील है। आंसर आपका क्या होगा? आपका आंसर आपका सही हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं? तो सोडियम को। और यह क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी पूछा जाता है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो सोडियम में मारेंगे क्योंकि सोडियम को ही हम लोग केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो यहाँ पर 36 का जो सही उत्तर होगा सी नंबर होगा। ठीक है, सोडियम, उसके बाद से मैग्नीशियम, जिंक, लोहा और उसके बाद से कॉपर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के धन आयन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो तत्व की उस समय परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों? याद रखना सी नंबर आपका आंसर होगा, अपरिवर्तित रहती है, उस समय कोई परिवर्तन नहीं रहता, अपरिवर्तित ही रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहे जाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं
कहे जाते हैं? तो 38 का आंसर आपका बी नंबर का धातु कहे जाते हैं। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, तो एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 का यूपेक प्रणाली के अनुसार नाम है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका जो 40 का सही उत्तर का सी नंबर का एथॉक्सीमीथेन, एथॉक्सीमीथेन आंसर सी नंबर का, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है, तो 41 का आपका सही आंसर होगा बी नंबर योगशील अभिक्रियाशील अभिक्रिया, ठीक है, योगशील अभिक्रिया देता है, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। 41 का आंसर बी नंबर होगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी और सारे वीडियो आपको देखना है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी के दिन गर्दा मचा देना है, सभी प्रश्नों को बारी बारी से याद करके आपको 18 फरवरी के दिन जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको अच्छे तरीके से टिक लगाना है, ठीक है। यह नहीं कि दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से टिक लगाना, क्योंकि हर विषय में आपको कम से कम 90 या फिर 95+ नंबर लाना है, तभी आप 400+ नंबर पास कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप अगर हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो आप ज़रूर मतलब कि उम्मीद करेंगे कि आप 400+ नंबर लाए, ताकि आपका मतलब कि जो भी मतलब हौसला होगा आगे की पढ़ाई के लिए और अगर अच्छा से बढ़े, ठीक है, और अच्छा से पढ़ाई करके कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 42 का आंसर आपका ए नंबर सही होगा, बर्जिलियस ने, ठीक है, बर्जिलियस ने किया था, ठीक है। जीवन शक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन बर्जिलियस ने किया था, आंसर आपका 42 का ए नंबर होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? आंसर सी नंबर का C6H6, जो क्या होता है बेंजीन का आणविक सूत्र होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, कभी कभी बेंजीन का आणविक सूत्र भी पूछ देता है, तो याद रखना यही बेंजीन का आणविक सूत्र भी होता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? तत्वों का गुणधर्म मतलब कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, आंसर आपका बी नंबर सही होगा। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो 45 का आंसर आपका बी नंबर सही होगा, 2 होती है, ठीक है। हीलियम 1s2 2 ही होता है, ठीक है, बाहरी कक्षा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? तत्व के धातुई गुण में बढ़ोतरी होती है या फिर मतलब कि घटता है? तो 46 का जो सही उत्तर होगा ए नंबर का बढ़ोतरी होती है, ठीक है। बी बेरिलियम मतलब कि बोरान बी और SI सिलिकॉन और जर्मेनियम किस प्रकार का तत्व है? तो याद रखना ये सब मतलब कि उपधातु है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, उपधातु की संख्या कहीं कहीं 7 दिया है तो कहीं कहीं 9 दिया है, ठीक है। एक्चुअली में 9 होता है लेकिन 7 कहीं कहीं दिया है, ठीक है। तो वो सब अपवाद में चला जाता है, ठीक है। तो अवधातु की संख्या क्या है और उसका मतलब कि नाम याद रखना, कम से कम 7 अधातु का नाम आप लोग याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, ठीक है, सॉरी निम्नलिखित में कौन उपधातु है। उपधातु आप लोग याद कर लेना, कम से कम 7-8 उपधातु याद कर लेना कौन कौन से उपधातु है। जैसे यहाँ पर बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप लोग 3 तो याद, ऐसे ही आपको 3 याद हो गया क्योंकि ये तीनों उपधातु है, ठीक है। तीनों क्या है, एक उपधातु है, और उपधातु को आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों की संख्या 20 है, तो यह आवर्त सारणी के किस पीरियड और वर्ग का तत्व होगा? तो 3 और 4 वर्ग, 3 मतलब पीरियडिक और 4 वर्ग, आंसर आपका बी नंबर सही होगा 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान यानी कि आंसर डी नंबर होगा। और दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन होगा या फिर न्यूरॉन होगा? तो 50 का सही आंसर आपका बी नंबर होगा, नेफ्रॉन, ठीक है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 51 नंबर क्वेश्चन है, और 51 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, लाइपेज मतलब कि एंजाइम पर क्रिया करता है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि 52 का जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 20 मिनट का लगभग वीडियो हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में पहले इतने ही क्वेश्चन याद कर लीजिए और बाकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में याद कर लेना, ठीक है। और
अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप लोग किसी भी वीडियो में कमेंट नहीं करते हो, इस वीडियो में आपको पक्का कमेंट करना है। कम से कम 100 कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सभी छात्र एक साथ मिलकर 100 कमेंट कर दीजिए और 200 प्लस लाइक हमें दे दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सीरियसली लेकर याद कर लेते हो तो पक्का आपको 18 फरवरी के दिन बोर्ड एग्जाम में काम आ जाएगा। सभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आप गर्दा मचा देंगे, 90 प्लस नंबर ला भी देंगे विज्ञान के पेपर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करके जाइए सभी लोग और एक कमेंट करके।